नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हम सब के लिए काफी जरूरी सवाल पर गौर कर रहे हैं। हमारी आदतें जो हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा हैं, आखिर बनती कैसे हैं? और इसमें हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, परिवार, दोस्त, साथ काम करने वाले, उनकी क्या भूमिका होती है? इसके लिए हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ खास विचारों को देखेंगे। खासतौर पर चैप्टर 9 से ली गई बातें जो इसी सामाजिक ताने बाने और आदतों के रिश्ते पर रोशनी डालती हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये सामाजिक माहौल हमारी रोजमर्रा की आदतों को कैसे शक्ल देता है और कैसे हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि इंसान झुंड में रहने वाला प्राणी है। किताब इसी बात को हाईलाइट करती है कि हम अक्सर अपने समूह, अपने कबीले के तौर तरीकों को अपना लेते हैं, कई बार तो बिना सोचे समझे ही। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये महज ऊपर ऊपर की नकल नहीं है। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे सामाजिक अनुरूपता या सोशल कन्फॉर्मिटी कहते हैं। हम खास तौर पर उन लोगों की आदतों की नकल करने की प्रवृत्ति रखते हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं या जिनके समूह का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। किताब बताती है कि ये हमारे बर्ताव की जड़ों में बसा है। दरअसल मानव विकास के नजरिए से देखें तो समूह के साथ चलना, उसके नियमों को मानना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। समूह से अलग थलग पड़ जाना खतरनाक हो सकता था। आज भी अपने समुदाय या सोशल ग्रुप के तौर तरीकों के हिसाब से ढलने की ये अंदरूनी इच्छा बहुत शक्तिशाली है। ये हमें सुरक्षित महसूस कराती है, अपनेपन का एहसास देती है। ये जानकारी वाकई बहुत काम की लगती है। किताब में एक सीधा साधा लेकिन बड़ा दमदार सुझाव दिया गया है। अगर आप कोई खास आदत अपनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू करें जिनमें वो आदत पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पर किताब में जिक्र है कि अगर कोई रोजाना दौड़ना चाहता है तो किसी रनिंग ग्रुप में शामिल होने से उसकी ये आदत बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये इसलिए नहीं कि कोई जबरदस्ती कर रहा है, बल्कि इसलिए कि जब हम देखते हैं कि हमारे जैसे ही लोग रोज सुबह उठकर दौड़ रहे हैं तो वो चीज हमें सामान्य और करने लायक लगने लगती है ना? बिल्कुल सही। इसे किताब में सामाजिक पुष्टि या सोशल रीइंफोर्समेंट कहा गया है और ये अक्सर अकेले अपने दम पर अनुशासन बनाने की कोशिश से कहीं ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। जब हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग वही लक्ष्य हासिल कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ प्रेरणा ही नहीं मिलती, बल्कि एक तरह का यकीन भी पैदा होता है कि हाँ, ये मुमकिन है, मैं भी कर सकता हूँ। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये बात सामने आती है कि आदतें सिर्फ हमारी अंदरूनी इच्छा शक्ति या विल पावर का नतीजा नहीं होती, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है। सच तो ये है कि वो हमारे सामाजिक माहौल में या तो पनपती हैं या मुरझा जाती हैं। हमारा माहौल या तो हमारी अच्छी आदतों के लिए खाद पानी का काम करता है या फिर उन्हें बढ़ने ही नहीं देता। इसलिए सही समूह या ट्राइब चुनना एक तरह से अपनी कामयाबी के लिए सही जमीन तैयार करने जैसा है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। हम सिर्फ उन लोगों की नकल नहीं करते जिनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं, बल्कि हम उन लोगों की नकल करने की ज्यादा संभावना रखते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं या जिनकी तरह बनना चाहते हैं। किताब एक आम धारणा को चुनौती देती है कि साथियों का दबाव यानी पीयर प्रेशर हमेशा बुरा ही होता है। सच तो यह है कि यह बहुत सकारात्मक भी हो सकता है। सोचिए, अगर आपके दोस्तों का ग्रुप नियमित रूप से किताबें पढ़ता है या सेहतमंद खाने पर ध्यान देता है या कोई नया हुनर सीखने में लगा है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको भी वैसा करने की अंदर ही अंदर एक प्रेरणा मिले, भले ही कोई आपसे सीधे तौर पर कुछ कहे नहीं। ये एक तरह का अप्रत्यक्ष मगर ताकतवर प्रोत्साहन है। हाँ, और यहीं से ये सवाल उठता है कि हम किन लोगों जैसा बनना चाहते हैं। किताब के मुताबिक हम मुख्य रूप से 3 तरह के समूहों की नकल करते हैं। पहला, हमारे करीबी लोग यानी परिवार और दोस्त जिनकी आदतें हम रोज देखते हैं। दूसरा, ज्यादा लोग यानी भीड़ या हमारा बड़ा सामाजिक समूह जिसके तौर तरीके सामान्य माने जाते हैं। और तीसरा, शक्तिशाली या प्रभावशाली लोग यानी वो लोग जिनके पास रुतबा है, कामयाबी है या जिनका हम सम्मान करते हैं। जब कोई समूह ऐसी आदतों का प्रतीक बन जाता है जिन्हें हम अपनाना चाहते हैं,
तो उस समूह का हिस्सा बनने की हमारी ख्वाहिश एक जबरदस्त मोटिवेशन बन जाती है। ये बाहर से डाले गए दबाव से कहीं ज्यादा अंदर से आने वाला खिंचाव होता है। हम उस समूह की मान्यताओं, उसके व्यवहार को अपनाना चाहते हैं ताकि हम उनसे जुड़ सकें, उनकी स्वीकृति पा सकें। धीरे धीरे ये हमारी पहचान का हिस्सा बनने लगता है। ये बात तो है। आदतें सिर्फ शुरू करना ही काफी नहीं होता, उन्हें बनाए रखना भी एक चुनौती है, और इसमें भी हमारा सामाजिक दायरा मददगार हो सकता है। किताब में एक और कारगर तरीके का जिक्र है, सामाजिक जवाबदेही यानी सोशल अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है किसी और के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताना। ये सिर्फ अपने मन में इरादा करने से ज्यादा मजबूत साबित होता है। जैसे किताब उदाहरण देती है, किसी दोस्त के साथ मिलकर रोज सुबह वर्कआउट करने का पक्का इरादा करना। अब अगर आपने अपने दोस्त से वादा किया है कि आप सुबह 5 बजे पार्क में मिलेंगे, तो सुबह जब आलस आएगा तब भी बिस्तर से निकलने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि आप अपने दोस्त को निराश नहीं करना चाहेंगे या उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहेंगे। या फिर किसी बुक क्लब का सदस्य बनना, जहां हर हफ्ते या महीने में पढ़ी गई किताब पर चर्चा होती है। आपको पता है कि चर्चा में हिस्सा लेने के लिए किताब पढ़ना जरूरी है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। हाँ, ये सामाजिक जवाबदेही का सिद्धांत बहुत कारगर है, क्योंकि ये हमारी नियमितता बनाए रखने में मदद करता है, खासकर उन दिनों में जब हमारी अपनी अंदरूनी प्रेरणा या मोटिवेशन कमजोर पड़ रही हो। हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे में ये जानना कि कोई और हमारी प्रगति पर नजर रखे हुए है या हमारे साथ उसी सफर पर चल रहा है, हमें पटरी पर बने रहने में मदद करता है। ये आदत को सिर्फ एक अकेले की लड़ाई नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक साझा प्रयास, एक टीम एफर्ट बना देता है। इससे न सिर्फ निरंतरता बनी रहती है, बल्कि कई बार पूरी प्रक्रिया थोड़ी कम बोझिल और शायद ज्यादा मजेदार भी बन जाती है। एक तरह से हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस वादे या उस समूह के प्रति भी जवाबदेह हो जाते हैं। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे यहाँ भी है। इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस तरह अच्छा माहौल हमारी अच्छी आदतों को सहारा देता है, ठीक उसी तरह गलत या नकारात्मक माहौल हमारी अच्छी आदतों को बनने से रोक सकता है, या बनी बनाई आदतों को बिगाड़ सकता है। किताब हमें आगाह करती है, ऐसे दोस्तों, ऐसे समूहों या ऐसे माहौल से सचेत रूप से बचने की कोशिश करें जो उन आदतों को बढ़ावा देते हों जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप सेहतमंद खाना चाहते हैं लेकिन आपके दोस्त अक्सर जंक फूड पार्टी पर जोर देते हैं, या अगर आप काम टालने की आदत छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपके सहकर्मी अक्सर काम से जी चुराते हैं और इसे सामान्य मानते हैं, तो आपके लिए अपनी अच्छी आदत पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेगेटिव सोशल क्यूज उतने ही ताकतवर हो सकते हैं जितने सकारात्मक संकेत। अगर किसी माहौल में अस्वास्थ्यकर या अनुत्पादक व्यवहार को न सिर्फ स्वीकार किया जाता है, बल्कि उसे सामान्य या कह लीजिए कूल माना जाता है, तो उस धारा के खिलाफ तैरना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको शायद ऐसा महसूस होने लगे कि आप अकेले हैं जो अलग रास्ते पर चलना चाहते हैं, या शायद आप में ही कोई कमी है। किताब का सुझाव है कि ऐसे नकारात्मक प्रभावों को पहचानना बेहद जरूरी है, और फिर उनसे सचेत रूप से थोड़ी दूरी बनाना या अपने जुड़ाव को सीमित करना जरूरी हो सकता है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप अपने पुराने दोस्तों या रिश्तों को पूरी तरह खत्म कर दें, लेकिन शायद आप उन गतिविधियों में कम शामिल हों जो आपकी बुरी आदतों को उकसाती हैं, या फिर आप उन लोगों के साथ सोच समझकर ज्यादा वक्त बिताएं जिनकी आदतें सकारात्मक हैं और आपके लक्ष्यों से मेल खाती हैं। एक और बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन जो किताब उजागर करती है, वो है हमारी पहचान और हमारी आदतों के बीच का रिश्ता, और इसमें सामाजिक समूह की भूमिका। किसी समूह का हिस्सा बनना हमारी पहचान आधारित आदतों को मजबूत करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम किसी समूह से जुड़ते हैं तो हम धीरे धीरे उस समूह की पहचान, उसके मूल्यों और मानकों को अपनाने लगते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति खुद को एक हेल्दी खाने वाले के तौर पर देखना चाहता है और वो ऐसे लोगों के समूह में शामिल होता है जो सेहतमंद भोजन पर बहुत ध्यान देते हैं, तो ये जुड़ाव उसकी इस पहचान और आदत दोनों को पुख्ता करेगा। समूह का सदस्य होने के नाते सेहतमंद खाना सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, बल्कि ये उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। मैं वो इंसान हूं जो सेहतमंद खाना खाता है। ये मैं करता हूं से मैं हूं तक का सफर है। बिल्कुल,
और जब हमारी आदतें, हमारी अपनी पहचान और हमारे सामाजिक समूह के मानकों दोनों से मेल खाती हैं, तो वे कहीं ज्यादा स्वाभाविक, सहज और टिकाऊ बन जाती हैं। तब ये सिर्फ किसी बाहरी लक्ष्य को पाने के लिए व्यवहार बदलने की कवायद नहीं रह जाती, बल्कि ये इस बात से जुड़ जाती है कि हम खुद को किस रूप में देखते हैं, हम कौन हैं, और हमारा सामाजिक समूह लगातार उस पहचान की पुष्टि करता रहता है, उसे मजबूती देता है। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का अभिन्न अंग बन जाती हैं, जैसे मैं एक धावक हूँ, मैं रोज लिखने वाला लेखक हूँ, मैं रोज ध्यान करने वाला व्यक्ति हूँ, तो फिर आपको उन्हें बनाए रखने के लिए बाहरी प्रेरणा या इच्छा शक्ति पर बहुत कम निर्भर रहना पड़ता है। आपका व्यवहार आपकी गहरी मान्यताओं के अनुरूप हो जाता है और आपका सामाजिक दायरा इस तादात्म्य को और भी पुख्ता कर देता है। ये आदत को बनाए रखने का शायद सबसे टिकाऊ तरीका है। तो इतनी सारी बातों के बाद इसका निचोड़ क्या निकलता है? मतलब सार क्या है? सार ये है कि हमारा सामाजिक दायरा, हमारे दोस्त, परिवार, सहकर्मी, जिस समुदाय में हम रहते हैं, हमारी आदतों पर अनजाने और जाने पहचाने दोनों तरीकों से बहुत गहरा असर डालता है। हम लगातार अपने आसपास के लोगों से सीख रहे होते हैं, उनकी नकल कर रहे होते हैं और उनके व्यवहार को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सामान्य मानकर अपना लेते हैं। इसीलिए किताब का एक मुख्य संदेश है कि हमें सोच समझकर, सचेत रूप से ऐसे लोगों के बीच रहने का चुनाव करना चाहिए जिनकी आदतें वैसी हों जैसी हम अपनाना चाहते हैं। ये एक रणनीतिक चुनाव है जो हमारी आदतें बनाने या बदलने की यात्रा को काफी हद तक आसान बना सकता है। सकारात्मक साथियों का दबाव और सामाजिक जवाबदेही, ये दोनों आदतें बनाए रखने में बहुत शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकते हैं, खासकर तब जब हमारी अपनी इच्छा शक्ति या प्रेरणा कम हो रही हो। मसादी, उन माहौल और लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो बुरी या अस्वास्थ्यकर आदतों को सामान्य बनाते हैं या उन्हें बढ़ावा देते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा कदम ऐसे नकारात्मक प्रभावों से थोड़ी दूरी बनाना हो सकता है, ताकि हम अपनी प्रगति को सुरक्षित रख सकें। कुल मिलाकर याद रखने वाली बात यह है कि सही समूह ना सिर्फ आपको प्रेरित करेगा, बल्कि आपकी पहचान को मजबूत करके अच्छी आदतों को आपके लिए स्वाभाविक और स्थायी बनाने में मदद कर सकता है। इस चर्चा को समेटने से पहले किताब में एक छोटा सा लेकिन बहुत व्यवहारिक अभ्यास सुझाया गया है, जिसे कोई भी आजमा सकता है। जरा शांति से बैठें और उन 3 लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अब ईमानदारी से खुद से पूछें, उनकी कौन सी आदतें अच्छी या बुरी आप पर असर डाल रही हैं? क्या आप उनकी अच्छी आदतों को अपना रहे हैं या अनजाने में उनकी कम प्रभावी या नकारात्मक आदतों की नकल कर रहे हैं? ये आत्मविश्लेषण आपकी वर्तमान स्थिति को समझने का एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है, और शायद ये इस बात पर विचार करने का भी एक अच्छा मौका है कि क्या आप किसी ऐसे नए समूह या समुदाय से जुड़ सकते हैं जो उन आदतों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता हो जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। ये कोई स्थानीय क्लब हो सकता है, कोई ऑनलाइन कम्युनिटी, या बस कुछ ऐसे दोस्त जिनका लक्ष्य आपसे मिलता हो। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। आज हमने ज़्यादातर इस बात पर ध्यान दिया कि हम अपने लिए सही सामाजिक माहौल कैसे चुनें ताकि हमारी आदतें सुधर सकें, जैसा कि किताब सुझाती है। पर क्या हमने कभी सिक्के का दूसरा पहलू देखा है, यानी हमारी अपनी आदतें हमारे आसपास के लोगों के लिए कैसा सामाजिक संकेत बन रही हैं? हम जाने अनजाने में अपने बच्चों, अपने सहकर्मियों, अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों की किन आदतों को प्रभावित कर रहे हैं? क्या हमारा व्यवहार उनके लिए एक सकारात्मक उदाहरण पेश कर रहा है, या कहीं अनजाने में हम उन्हें किसी कम प्रभावी या नकारात्मक रास्ते पर तो नहीं धकेल रहे? इस पहलू पर सोचना भी कम दिलचस्प नहीं होगा, क्योंकि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वे हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में मौजूद होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जेम्स क्लेयर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित इस बातचीत से आपको अपनी आदतों और अपने सामाजिक संबंधों के बीच के जटिल रिश्ते को समझने में कुछ नई अंतर्दृष्टि मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नए स्रोतों के विश्लेषण के साथ।